हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के स्टूडेंट। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। प्रश्न क्या है कि तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर तनाव सहनशीलता किसको कहते हैं। क्या जानना पड़ेगा कि तनाव सहनशीलता किसको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर तनाव सहनशीलता को जानेंगे ही नहीं तो इसको प्रभावित करने वाले कारक को कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग समझते हैं कि आखिर तनाव सहनशीलता किसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए क्या तनाव सहनशीलता, आपको इसका मतलब सीधा समझना है कि तनाव को सहने तथा उससे निपटने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, तनाव सहनशीलता। क्या कहते हैं, तनाव सहनशीलता। इस प्रकार से आपको लिखना है कि तनाव सहनशीलता का अर्थ, और लिखिएगा कि तनाव को सहने तथा उससे निपटने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तनाव सहनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, तनाव सहनशीलता। इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। अब देखिए, अथवा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति मुश्किल हालत, दबाव या परेशानी का सामना करता है लेकिन फिर भी वो शांत, संयमित और मजबूत बना रहता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तनाव सहनशीलता कहते हैं। समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा टेंशन होता है, उसका हालत खराब होता है, ठीक है, वो परेशानी का सामना कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो कैसा है, बिल्कुल शांत है और मजबूत खड़ा है। मिस कह सकते हैं कि उसके पास जो है तनाव सहनशीलता है, तनाव को सहने की क्षमता है ना। जैसे कि देखिए, कह रहा है कि अगर परीक्षा का दबाव हो, अगर कोई विद्यार्थी है जिस पर परीक्षा का दबाव है लेकिन कोई घबराने के बजाय धैर्य रह करके पढ़ाई करे, लेकिन वो क्या करेगा, घबराएगा नहीं है और बिना घबराए हुए क्या करेगा, वो धैर्य रह करके पढ़ाई करेगा और अच्छे से परीक्षा देगा तो उसकी तनाव सहनशीलता होगी। मैं कह सकते हैं कि वो जो है ना तनाव को सह पाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि एक क्रिकेट खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण मैच खेल रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण मैच खेल रहा है और उसकी टीम पर जीतने का बहुत दबाव है। जैसा कि कुछ दिनों पहले भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था जिसमें से विराट कोहली ने एक महत्वपूर्ण मैच खेला था और एक पारी भी बहुत महत्वपूर्ण खेला था। तो वह कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मैच खेल रहा है और उसकी टीम पर जो है ना जीतने का दबाव है कि आपको जीतना पड़ेगा तो जीतना पड़ेगा, है ना। और अगर वह खिलाड़ी घबराने की बजाय ध्यान केंद्रित करके खेलता है और अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसकी तनाव सहनशीलता कहलाएगी, ठीक है। और उस समय विराट कोहली ने क्या किया था, तो घबराए नहीं थे और ध्यानपूर्वक जो है ना मैच को खेले थे और वो मैच जो है इंडिया जीती थी, है ना। तो कह सकते हैं कि क्या प्रेशर झेलने की शक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, तनाव सहनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, तनाव सहनशीलता। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आखिर तनाव सहनशीलता किसको कहते हैं। अब देखिए, हमारा प्रश्न था कि बाबू बताइए कि तनाव सहनशीलता की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि तनाव सहनशीलता किसी व्यक्ति की उस क्षमता को दर्शाती है जिसके माध्यम से वह कठिन परिस्थितियों, दबाव या मानसिक तनाव को झेलने और प्रतिबंधन करने में सक्षम होता है। क्या कहा गया कि तनाव सहनशीलता किसी व्यक्ति का वह गुण होता है, वह क्षमता होता है जिसके माध्यम से वह व्यक्ति जो है ना कठिन समय में भी, कठिन परिस्थिति में भी मानसिक तनाव को जो है ना झेलने की शक्ति रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तनाव सहनशीलता कहते हैं। क्या, तनाव सहनशीलता में सीधा समझिएगा, टेंशन को झेलने की शक्ति अगर उसके पास है तो तनाव सहनशीलता कहलाएगी, ठीक है। कह रहा कि तनाव सहनशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से व्यक्तिगत, सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक श्रेणियों में बांटा गया है। कह रहा ना कि तनाव सहनशीलता के जो प्रभावित करने वाले कारक है उसको अलग अलग रूपों में बांटा गया है। तो आइए चलिए हम लोग इसको समझते हैं और विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, इसका पहला जो कारक है दोस्तों वो क्या है, व्यक्तिगत कारक। क्या है, व्यक्तिगत कारक। और व्यक्तिगत कारक में जो पहला कारक आता है वो है व्यक्तित्व। क्या है, व्यक्तित्व, ठीक है। मीन्स किस तरह के व्यक्ति जो हैं प्रेशर को झेल सकते हैं। तो कह रहा है कि जिन व्यक्तियों के व्यक्तित्व विशेषताएं आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच से जुड़ी होती है वे तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। कह रहा ना कि जो व्यक्ति व्यक्तित्व के रूप में
जिसके पास आत्मनियंत्रण होता है, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है ना, आत्मविश्वास, जिसके पास कॉन्फिडेंस भरा हुआ होता है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं वे तनाव को जो है ना आसानी से झेल सकते हैं, ठीक है, उसको तनाव जो है किसी प्रकार का इफेक्ट पहुंचाता नहीं है। जबकि इसके विपरीत अगर बात करें तो जो लोग आसानी से घबरा जाते हैं ना, या तो नकारात्मक सोच रखते हैं, वे तनाव को कम सहनशील करते हैं, ठीक है, मतलब वो तनाव को सह पाते नहीं है। तो ये पहला कारक हो गया। उसी में आपका दूसरा है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। जिसके पास आत्मसम्मान होता है, जिसके पास आत्मविश्वास होता है, वो तनाव को सह सकता है। वही लिखा हुआ है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वाले व्यक्ति तनाव को अधिक आसानी तरीके से झेल सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं को चुनौतियों से निपटने के योग्य मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, आत्मसम्मान है और आत्मविश्वास में सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना। कह रहा है कि कम आत्मसम्मान वाले व्यक्ति तनाव की स्थितियों में जल्दी हार मान जाते हैं, और जो जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होता है ना, वो क्या होता है, जब तनाव आता है तो वो तुरंत हार मान जाता है, मतलब वो हार मान जाता है, ठीक है, वो कहता है कि मेरे से नहीं होगा। अब देखिए इसका दूसरा जो कारक है वो है जैविक कारक। क्या है, जैविक कारक। जैविक कारक में हमारा पहला आता है खान पान। क्या आता है, खान पान। कह रहा है कि अगर हम लोग पौष्टिक डाइट लेते हैं, क्या करते हैं, पौष्टिक डाइट में संतुलित आहार लेते हैं, तो इससे हमारा शरीर और दिमाग क्या रहता है, मजबूत रहता है। जब हमारा शरीर और दिमाग मजबूत रहता है ना, तो इस प्रकार से हम लोग तनाव को जो है ना सह सकते हैं, है ना। दूसरा कह रहा है अनुवांशिकता, ठीक है, तनाव जो है ना अनुवांशिक भी हो सकता है। कह रहा है कि कुछ लोग अनुवांशिक रूप से अधिक सहनशील होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अनुवांशिक रूप से पहले से उनके पूर्वजों से उनको मिला है कि वो तनाव को सह सकते हैं, जबकि कुछ लोग को कम सहनशीलता विरासत में मिली हो। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो तनाव को सह नहीं पाते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य, जैसा कि जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो तनाव को बेहतर तरीके से सहन कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो लोग शरीर से स्वस्थ होते हैं ना, वे लोग तनाव को जो है बेहतर तरीके से सहन कर सकते हैं, आसानी से सहन कर सकते हैं। और उच्च रक्तचाप, जैसे कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, उसके साथ साथ जिनको शुगर होता है, डायबिटीज, है ना, या तो अन्य बीमारी वाले लोग जो है ना तनाव को सह नहीं पाते हैं, ठीक है, तनाव सहने की क्षमता उनके पास कम होती है। तो ये चीज़ समझिएगा, ये चीज़ जान के रखिएगा। अब तीसरा इसका कारक जो आता है वो आता है मनोवैज्ञानिक कारक। क्या आता है, मनोवैज्ञानिक कारक, जिसमें से पहला हमारा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। मैं इसका सकते हैं कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता है वो जो है प्रेशर को आसानी से झेल सकता है। वही कह रहा है कि जिन व्यक्ति की भावनात्मक समझ अधिक होती है वो अपने और दूसरे के तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, परंतु कम भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग छोटी छोटी बातों पर अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं। वही कह रहा है कि जो लोग भावनात्मक रूप से क्या होता है, मजबूत होते हैं, ठीक है, बुद्धिमान होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, तनाव को सह सकते हैं। परंतु जो बुद्धिमान नहीं होते, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नहीं होता है ना, वो छोटी छोटी बातों पर क्या करते हैं, चिढ़ जाते हैं, है ना, और तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। इसी का दूसरा है प्रतिरोधक क्षमता। कह रहा है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से लचीले होते हैं वे जीवन की कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से देखते हैं और जल्दी उबर जाते हैं। मीन्स जो गलतियों को भूल जाता है तो अरे चलो जो हो गया सो हो गया, है ना। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना वो मानसिक तनाव को तुरंत झेल सकते हैं, तनाव को तुरंत झेल सकते हैं। जबकि जो लचीलेपन की कमी, जिनके पास लचीलेपन की कमी होती है, वो लोग बार बार क्या हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, मीन्स तनाव से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। चौथा इसका कारक है सामाजिक और पर्यावरणीय कारक। क्या है, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक, ठीक है, जिसमें से पहला हमारा है सामाजिक समर्थन। अगर लोगों को समाज में समर्थन मिलता है ना, ठीक है, अगर घर परिवार से समर्थन मिलता है, मीन्स वो तनाव को सह सकता है। वही कह रहा है कि अगर परिवार, मित्रों और सहकर्मियों से मिलने वाला सहयोग तनाव सहनशीलता को बढ़ा सकता है, ठीक है। अगर आपको परिवार से, मित्रों से और आपके साथ जो काम कर रहे हैं उससे आपको क्या मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इसका मतलब आप तनाव को सह सकते हैं, है ना। परंतु जिन लोगों को सामाजिक समर्थन कम मिलता है वे अधिक तनावग्रस्त हो जाता है, उसके पास ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मतलब जो किसी को बताते नहीं हैं, ठीक है, जिसका हेल्प कोई नहीं करता है, वो अधिक स्ट्रेस में रहता है, वो अकेले अकेले रहने का मन करता है उसको।
आगे कह रहा है आर्थिक स्थिति, जिसका आर्थिक स्थिति ठीक होता है वो तनाव से मुक्त होता है। वही कह रहा है कि आर्थिक रूप से स्थिर लोग तनाव को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। मीन्स जिनका आर्थिक स्थिति ठीक रहता है वो तनाव को आसानी से झेल सकता है। क्यों? क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। जबकि अगर बात करें आर्थिक अस्थिरता वाले लोग, इनको जो है ना, इनके लिए तनाव जो है एक बड़ा कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पाते हैं। आगे कह रहा है कि कार्यस्थल और जीवन शैली, मीन्स स्वस्थ जीवन शैली अपनाने वाले लोग जैसे कि योग, ध्यान और व्यायाम करने वाले तनाव को अधिक सहन कर सकते हैं। मीन्स जो स्वस्थ रूप से जीवन शैली जीते हैं, जो योगा करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, ठीक है, ये सब लोग जो है ना आसानी से क्या कर सकते हैं, तनाव को सहन कर सकते हैं। फिर पांचवा इसका कारण है सांस्कृतिक और धार्मिक कारण। क्या है? सांस्कृतिक और धार्मिक कारण। कह रहा है कि जिन लोगों की धार्मिक आस्था मजबूत होती है वे तनावपूर्ण परिस्थितियों को अधिक शांतिपूर्ण संभालते हैं। कह रहा ना कि जो लोग धार्मिक अवस्था में मजबूत होते हैं, मीन्स जिनको धार्मिक अवस्था में क्या होता है, विश्वास होता है, धार्मिक आस्था में विश्वास होता है, वे लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, तनावपूर्ण स्थितियों से उबर सकते हैं। मीन्स शांतिपूर्ण तरीके से उसको संभाल सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। लेकिन इसके निष्कर्ष बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न सारे के सारे प्रश्न आपको करवाए गए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर के आप लोग इसकी पूरी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे बात हो रही है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में हम लोग कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की तनाव सहने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको तनाव है, और वो तनाव सहने की क्षमता जो है ना उन लोगों का अलग अलग है। यह क्षमता हमारे स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, परिवार और दोस्तों के सहयोग, सोचने के तरीके और जीवन शैली पर निर्भर करता है। कह रहा है ना कि यह जो क्षमता है ना वो हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, परिवार पर निर्भर करता है, ठीक है, सोचने के तरीके पर निर्भर करता है, और जीवन शैली पे कि किस प्रकार के आप जीवन शैली जी रहे हैं। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, सकारात्मक सोचें, अच्छी लोगों के साथ समय बिताएं और अपने काम को अच्छे से मैनेज करें तो हम तनाव को आसानी से झेल सकते हैं। क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करें, अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे, अगर सही लोगों के साथ में समय बिताएंगे, है ना, अपने काम को सही से करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, तनाव को आसानी से झेल सकते हैं और खुशहाल पूर्ण जीवन को भी जी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं सारे के सारे प्रश्न आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।